हाय एवरीवन, अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स साल भर का एक बहुत बड़ी अमाउंट होता है, क्योंकि हम लोग अपनी सैलरी से साल भर अपने खर्चे करते हैं। उसके बाद जब इनकम टैक्स पे करना पड़ता है तो थोड़ा सा लगता है कि यार इतनी बड़ी अमाउंट इनकम टैक्स में भी जा रही है। और बाकी खर्चे तो सारे अलग ही हैं। बिजनेस वाले तो अपने खर्चे भी क्लेम कर लेते हैं सारे, बट बेचारे सैलरी वालों को खर्चा भी कोई क्लेम करने के लिए नहीं मिलता, ऑल्दो उनके भी बहुत सारे होते हैं। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो उनको मिलती है, तो हम लोग अपना टैक्स कैसे ऑप्टिमाइज करें कि मैं कम से कम टैक्स पे करके अपना काम चला सकूं। यहाँ पे ध्यान रखना कि कोई भी गलत तरीके की टैक्स प्लानिंग मैं नहीं बता रही हूँ, कोई भी टैक्स इवेजन की टेक्निक नहीं बता रही हूँ। सिर्फ जो कैलकुलेशन ऑफ रूल्स के हिसाब से जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, सिर्फ वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे दो रिजीम बन गई है टैक्स पे करने की। यहाँ पे मैं सैलरी जो लोग हैं उन पे सिर्फ फोकस कर रही हूँ। तो उस दो रिजीम के अंदर एक पुरानी रिजीम है जिसमें हम हमेशा से टैक्स पे करते हैं, जिसमें मुझे एग्जेम्पशंस मिलती है, जिसमें मुझे डिडक्शंस मिलती है, एटीसी मिलता है, एटीडी मिलता है। एक न्यू रिजीम है जिसमें स्लैब वाइज मुझे फायदा मिल रहा है। तो अभी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, सब लोग बोल रहे होंगे 5 लाख से 7 लाख लिमिट होगी, 5 लाख से 7 लाख लिमिट होगी। पहली चीज़ तो एक वो लिमिट नहीं है, बल्कि 5 लाख तक का टैक्स गवर्नमेंट रिटर्न कर देती थी। तो वो टैक्सेबल तो था, एग्जाम 2.5 लाख ही था, 5 लाख तक का वो रिटर्न कर देती थी। अब उन्होंने बोला 7 लाख तक का मैं रिटर्न कर दूंगी और एग्जेम्पशन 3 लाख रुपए की है। तो ध्यान रखना, अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1000 रुपये भी ज़्यादा है तो आपको पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। 7 लाख 1000 रुपये तक जितना कैलकुलेट करके बनता है। 7 लाख तक कट ऑफ अगर आपकी इनकम का हो जाता है तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, आपको डिबेट मिल जाएगी, आपको कोई टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर मेरी सैलरी इनकम ज़्यादा है तो फिर मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूँ, पहला या बाद वाला। इसमें कोई भी फिक्स आंसर नहीं हो सकता और हर बार हमें कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपको कुछ सिनेरियोज, कुछ प्रैक्टिकल केसेस बताऊंगी कि कौन सा ऑप्शन किस केस में आपके लिए बेनिफिट रह सकता है। तो सबसे पहले मैं 20 लाख की जो इनकम है सैलरी की वो कंसिडर कर रही हूँ, और उसमें अगर मैं ये एज्यूम करती हूँ कि आपकी कोई डिडक्शन नहीं है और आपकी कोई एग्जेम्पशंस नहीं है, कोई वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है आपकी सैलरी, आपको सिर्फ बेसिक पे मिलती है, प्लेन सिंपल आपके हाथ में आती है, और आपने एटीसी या एटीडी के अंदर कोई किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रखा, उनमें से किसी भी एलिजिबल जो एक्सपेंडिचर है वो आपने नहीं कर रखा, तो आपको डेफिनेटली न्यू रिजीम के अंदर फायदा है। तो न्यू रिजीम के अंदर जो टैक्स बैठता है वो इसमें 3.11 बैठता है 20 लाख की इनकम पे, और 4.29 बैठता है ओल्ड रिजीम में, यानी कि 1.17 लाख का आपको यहाँ पे बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आपने पुरानी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस आपके पास हैं तो उसमें जहाँ मैं जितना मैक्सिमम दे सकती थी उतनी मैंने कोशिश की है। तो सेम 20 लाख रुपीज़ की सैलरी पे आपको 2.8 बैठता है टैक्स न्यू रिजीम में और 2.34 बैठता है ओल्ड रिजीम में। तो अगर आपके पास पुरानी चीज़ें हैं, चलती आ रही हैं, तो फिर आपको सबसे कम जो, अब इन चारों में सबसे कम अगर आपको कभी पे करना होगा तो वो आपको ओल्ड रिजीम में ही होगा विद डिडक्शंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि मैं दोनों में से कौन सी स्कीम ऑप्ट करूँ। इसमें दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिन्होंने पहले ही जो पुरानी रिजीम थी उसके हिसाब से कुछ एक्सपेंडिचर पकड़ रखा है ईयरली। कैसे, अब मान लीजिए उसमें LIC प्रीमियम की मेरे को बेनिफिट मिलता था, तो मैंने उसकी वजह से LIC या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, तो LIC सब्सिट्यूट बन गया इंश्योरेंस का। तो यहाँ पे मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रही हूँ, LIC के अलावा किसी और का होगा तब भी आपको बेनिफिट मिलता था। अब आपने वो 20 साल या 30 साल का ले लिया, उसमें 5 साल से 10 साल से प्रीमियम देते आ रहे हैं, तो अब इसकी वजह से या तो आप उसको खत्म करोगे, लेकिन आपने अगर उसमें इतने साल प्रीमियम दे रखा है और आपने एक ईयरली अपना ऑब्लिगेशन बांध लिया है कि हाँ मेरे को देना है, तो वो प्रीमियम तो आपका मैं फिक्स मान रही हूँ कि जा ही रहा है। तो बेनिफिट मुझे इसमें है कि फिर मैं पुराने वाले रिजीम ही करूँ, क्योंकि वो खर्चा तो मेरा हो ही रहा है, उसका बेनिफिट तो मुझे आ ही रहा है। इसके अलावा मेडिक्लेम अगर आपका है तो मेडिक्लेम का मुझे एक अलग से मिलता है, 1.5 लाख से अलग एक बेनिफिट मिलता है एटीडी के अंदर, तो वो मुझे कंसिडर करना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग पहले से सैलरी लेते हुए आ रहे हैं उन्होंने अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो पहले से इस तरीके से प्लान कर रखे हैं कि उनको अधिकतर डिडक्शन मिल ही जाती है। इसमें एक और बहुत कॉमन एक्सपेंडिचर होता है हाउसिंग लोन का। तो अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, जो मेरे हिसाब से 90% सैलरी लोगों ने ले रखा होता है, क्योंकि उसमें भी उनको एटीसी का बेनिफिट मिलता था इंटरेस्ट कंपाउंड पे, और उस पर आप 1.5 लाख या उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 1.5 लाख तक का, तो आपको बेनिफिट है, क्योंकि उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हो। तो जिसने ऑलरेडी परचेज कर लिया और लोन ले लिया है, उसका जा ही रहा है इंटरेस्ट, तो उसको एडिशनल कुछ नहीं करना, तो उसके लिए तो बेनिफिट इसी चीज़ में है कि फिर वो ओल्ड रिजीम में ही कंटिन्यू करे। तो आप अगर उन लोगों में से हो जो पहले से ही इस तरह की कुछ ऑब्लिगेशंस ले चुकी है जो अब कंटिन्यू होना है, तो आपके लिए ओल्ड स्कीम ही अच्छी रहेगी। लेकिन आप कंप्लीटली न्यू हो, आपकी नई नई जॉब लगी है और आपका जो सैलरी का स्लैब है वो बहुत ज़्यादा हायर में नहीं है, जनरली लोअर में है, तो आपके लिए न्यू स्कीम अच्छी रहेगी। अगर आप नए हो और आपका सैलरी
का जो स्लैब है वो हायर है, तो भी आपके लिए न्यू स्कीम ही अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आपने ऑलरेडी ऑब्लिगेशंस कितने ले रखे हैं। ये जो डिडक्शंस है जो मैंने ATC ATD आपके साथ डिस्कस किया, वो जो डिडक्शंस है उनके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ योर सैलरी। आपका CTC किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। तो बहुत सारी बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो मुझे अपने CTC के थ्रू मिल जाते हैं, मतलब वो मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया मुझे तो भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है HRA, तो उसकी आपको एक स्पेसिफिक डिडक्शन दी जाती है जो काफ़ी बड़ी अमाउंट हो सकती है, 1/3 तक हो सकती है सैलरी के मैक्सिमम उसकी लिमिट। तो वहाँ तक कि आपको उसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर आपकी सैलरी वेल स्ट्रक्चर्ड है, आपको HRA भी मिल रहा है, आपको बाकी जो एग्जेम्प्टेड वाले अनाउंसेस है उसमें अच्छे से ब्रेकअप कर रखा है आपके एम्प्लॉयर ने, तो फिर आपके लिए फिर भी पुराने वाली रिजीम ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है अपनी रिटर्न फाइल करने के टाइम पे, कि जो नई वाली रिजीम है वो बाय डिफ़ॉल्ट है और पुरानी आपको चूज़ करनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, अगर आप चूज़ नहीं करोगे तो गवर्नमेंट बाय डिफ़ॉल्ट मानेगी कि आप नई रिजीम में टैक्स पे करना चाहते हो। तो ये आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करके स्पेसिफिकली चूज़ करना पड़ेगा कि नहीं मुझे पुरानी में रहना है। लेकिन अगर आपको नई में रहना है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने डिफ़ॉल्ट ये सेट किया है कि आपको नई वाली स्कीम के अंदर ही रहना है। तो जिनको स्पेसिफिकली है, अगेन मैंने जो क्राइटेरिया बताया उसके हिसाब से अगर आपको ओल्ड वाले में ज़्यादा अच्छा रहता है तो फिर आप जाके वहाँ पे स्पेसिफिकली चूज़ कर सकते हैं। क्या है, तो मैंने आपको एक चेंज बताया इसके अंदर कि एक चेंज तो है एग्जेम्पशंस और डिडक्शन का। तो फिर क्वेश्चन ये राइज हुआ कि एग्जेम्पशन डिडक्शंस तो मुझे पुराने वाले रिजीम में मिलती है, तो कोई भी इंसान नए वाले रिजीम में देगा ही क्यों टैक्स। इसका रीज़न ये है कि दोनों का जो स्लैब है वो स्लैब डिफरेंट है, यानी कि नए वाली के अंदर जो स्लैब वाइज टैक्स रेट बताई गई है वो कम है और उसका स्लैब भी ज़्यादा आगे तक बढ़ गया एग्जेम्पशन में, और जो पुराने वाली है उसके अंदर जो टैक्स है वो ज़्यादा बनता है। तो वो टैक्स रेट एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ चार्ट पे। अप टू 2.5 लाख एग्जेम्प्टेड है दोनों ही केसेस में, उसमें 3 लाख है न्यू वाली में, इसमें 2.5 लाख तक है। फिर 2.5 से 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 5 से 10 लाख तक 20% टैक्स है, एंड 10 लाख के ऊपर आपका 30% टैक्स लगेगा। ये मैं ओल्ड रिजीम की बात कर रही हूँ। अब न्यू रिजीम के अंदर जो टैक्स रेट चेंज हुई है, तो एक बार नज़र डालते हैं अब नए वाले चार्ट पे। नए वाले चार्ट पे आप देखेंगे तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, यही आपको बेनिफिट हो गया। देन 3 to 6 लाख द टैक्स रेट इज ओनली 5%, देन 6 to 9 लाख इट्स 10%, and 9 to 12 lakh 15%, 12 to 15%, 15 lakh it's 20, and above 15 lakh of income it's 30%। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वहाँ पे जो स्लैब रेट्स थे वो सिर्फ 4 थे, यहाँ पे 5 हैं। वहाँ 15% का कोई स्लैब नहीं था, यहाँ पे 15% का भी एक स्लैब है। तो आपको एक बेनिफिट तो इसी से मिल गया कि जहाँ पे वहाँ 20 लग रहा था वहाँ पे भी 15 वाला स्लैब आ गया यहाँ पे। तो ओवरऑल इस स्कीम के अंदर अगेन अगर कोई एग्जेम्पशन, कोई डिडक्शन, कोई वेल स्ट्रक्चर्ड सैलरी नहीं है आपकी, तो आपको इस रिजीम के अंदर फ़ायदा होगा। लेकिन अब आपकी डिडक्शंस ही इतनी सारी हैं, इतनी ज़्यादा हैं, तो फिर आपको पुराने वाली रिजीम में रहने में ही फ़ायदा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिले।